जरा सोचिए, 13वीं सदी के आखिर का हिंदुस्तान, एक ऐसा वक्त जब सल्तनत पर चारों तरफ से खतरे मंडरा रहे थे। और इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐसा शासक सामने आया जिसके तौर तरीके जितने बेरहम थे, उतने ही अनोखे और क्रांतिकारी भी थे। तो आज हम जिस बड़े सवाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है। उस दौर में मंगोल एक ऐसे तूफान की तरह थे जिनके आगे बड़ी बड़ी सल्तनतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती थीं। तो फिर दिल्ली सल्तनत इस आंधी में टिकी कैसे रही? देखिए, इसका जवाब सिर्फ तलवार की ताकत में नहीं था। जवाब था एक सिस्टम बनाने में। एक ऐसी व्यवस्था जो हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए बनाई गई थी। खिलजी की कामयाबी किसी एक वजह से नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े कई बड़े और सख्त सुधारों का नतीजा थी। ठीक है, तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी तख्त पर बैठा तो उसे विरासत में कांटों का ताज मिला था। एक ऐसी सल्तनत जो बाहर से दुश्मनों और अंदर से साजिशों से घिरी हुई थी। ये जो तारीखें हैं, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लगातार हो रहे हमलों की एक कहानी है। मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। हर कुछ साल में एक बहुत बड़ी सेना दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी और 1303 में तो वो दिल्ली के बिल्कुल बाहर तक आ पहुंचे थे। सोचिए, ये एक ऐसा प्रेशर था जो किसी भी हुकूमत को तोड़कर रख दे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तरफ ये बाहरी दुश्मन, तो दूसरी तरफ सल्तनत के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं था। अमीर लोग अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, गवर्नर कभी भी बगावत कर सकते थे, और भ्रष्टाचार तो जैसे पूरे सिस्टम को दीमक की तरह खा रहा था। मतलब सल्तनत बाहर और अंदर दोनों तरफ से खोखली हो रही थी। तो ऐसे में खिलजी ने किया क्या? उसका पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था एक ऐसी मिलिट्री मशीन बनाना जो दिल्ली सल्तनत ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी फौज जो किसी अमीर या गवर्नर की नहीं, सिर्फ और सिर्फ सुल्तान की सुनती हो। 4,75,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये खिलजी की प्रोफेशनल परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का साइज था। मतलब एक ऐसी फौज जिसे तनख्वाह सीधे केंद्र से मिलती थी। उस जमाने में ये एक बिल्कुल नया आइडिया था। पहले क्या होता था, सुल्तान को अपने सामंतों की टुकड़ियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिनकी वफादारी का कोई भरोसा नहीं था। खिलजी ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन इतनी बड़ी सेना को संभालना भी तो एक चुनौती है ना? तो खिलजी ने दाग और चेहरा सिस्टम शुरू किया। सुनने में अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा था। दाग यानी हर शाही घोड़े पर एक मुहर लगा दी जाती थी, ताकि कोई बढ़िया घोड़ा दिखाकर बाद में उसे किसी मरियल घोड़े से न बदल दे। और चेहरा यानी हर सिपाही का पूरा हुलिया, पूरा ब्यौरा लिखा जाता था, ताकि तनख्वाह सही आदमी को मिले, कोई धोखाधड़ी न हो। ये भ्रष्टाचार की जड़ पर हमला था। अब देखिए, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो दूसरी खड़ी हो गई। इतनी बड़ी फौज, पैसा कहाँ से आएगा? खजाना तो खाली हो जाएगा। और इसी सवाल का जवाब खिलजी को ले गया अपने सबसे बड़े और सबसे विवादास्पद सुधारों की तरफ। तो खिलजी ने ये बाजार सुधार किए क्यों? यहाँ इतिहासकारों में थोड़ी बहस है। एक तरफ है अमीर खुसरो, जो कहते हैं कि सुल्तान तो जनता का भला चाहता था, सबकी भलाई के लिए किया। और दूसरी तरफ है ज़ियाउद्दीन बरनी, जो कहते हैं नहीं, असली वजह तो फौज थी। अगर बाजार में चीजें सस्ती होंगी तो सिपाही कम तनख्वाह में भी गुजारा कर लेंगे और सल्तनत का पैसा बचेगा। अब सच क्या है, ये तो बहस का मुद्दा है। और ये सुधार कोई मामूली नहीं थे। जरा इन कीमतों को देखिए। गेहूं, जौ, चावल, दालें, मतलब रोजमर्रा के हर जरूरी चीज का दाम सरकार ने फिक्स कर दिया। ये कोई सलाह नहीं थी, ये कानून था। सोच कर देखिए, आज अगर ऐसा हो कि हर चीज का रेट सरकार तय कर दे, ये उस जमाने के हिसाब से एक हैरान कर देने वाला कदम था। और इन कानूनों को लागू करने का तरीका बेहद बेरहम था। ज़ियाउद्दीन बरनी की ये बात साफ बताती है कि नियम तोड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता था। मतलब साफ था, अगर कोई दुकानदार कम तौलता है तो जितनी उसने चोरी की है उसका 2 गुना मांस उसके शरीर से काट लिया जाएगा। ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? एक विशाल सेना और एक पूरी तरह से कंट्रोल की हुई अर्थव्यवस्था। पर सवाल यह है कि इन दोनों को चलाएगा कौन? कैसे पक्का किया जाए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई बगावत तो नहीं कर रहा? इसके लिए चाहिए थी नजर, एक ऐसी नजर जो सब कुछ देख सके। और यही एंट्री होती है खिलजी के सबसे बड़े हथियार की, मुनेहियान, मतलब उसका खुफिया जासूसी नेटवर्क।
ये कोई आम जासूस नहीं थे, ये लोग हर जगह थे, बाजारों में, फौज में और तो और बड़े बड़े अमीरों के घरों में भी। और सबसे खास बात, इनकी रिपोर्ट किसी गवर्नर या मंत्री के पास नहीं बल्कि सीधा सुल्तान के पास जाती थी। इसी जानकारी ने खिलजी को सबसे ताकतवर बनाया। और इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हुआ? सीधा सीधा अमीरों की ताकत को तोड़ने में। उनकी जमीनें छीन ली, उनकी पार्टियों पर बैन लगा दिया। अरे यहाँ तक कि शादी ब्याह करने के लिए भी सुल्तान से पूछना पड़ता था। मकसद साफ था, सल्तनत में सुल्तान के अलावा कोई और पावर सेंटर बनना ही नहीं चाहिए। तो ये था खिलजी का सिस्टम, एक फौलादी सेना, कंट्रोल की हुई अर्थव्यवस्था और एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या हुआ? क्या ये सब बस एक क्रूर तानाशाह की जिद थी या इसने वाकई कुछ ऐसा बनाया जो टिक सका? इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है सल्तनत के नक्शे को देखकर। उत्तर में गुजरात और चित्तौड़ जैसे बड़े बड़े किलों को जीता गया और दक्षिण में मलिक काफूर की सेना ने तो कमाल ही कर दिया। देवगिरी, वारंगल, यहाँ तक कि सुदूर पांड्य साम्राज्य तक खिलजी का दबदबा कायम हो गया। और ये सब मुमकिन हुआ उसी सिस्टम की वजह से, एक ताकतवर फौज और एक मजबूत खजाना। और यही हमें खिलजी की असली विरासत देखने को मिलती है। एक परमानेंट सरकार के पैसे पर चलने वाली आर्मी, बाजार पर सरकार का कंट्रोल, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जहां सारी ताकत सुल्तान के हाथ में हो, और एक खुफिया एजेंसी। ये सारी चीजें उस जमाने के लिए एकदम नई थीं, और बाद में आने वाले कई साम्राज्यों ने, यहाँ तक कि मुगलों ने भी खिलजी के इसी ब्लूप्रिंट को अपनाया। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सुरक्षा के लिए पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तरीका चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना रहा हो। तो क्या ये एक शाश्वत दुविधा नहीं है कि सुरक्षा और आज़ादी के बीच, कंट्रोल और भरोसे के बीच सही संतुलन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर दौर में प्रासंगिक रहा है और आज भी है।